आइए बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज़ और वीडियो क्वालिटी के बारे में ज़रा बच्चे डिस्कस कर दें। सचिन, राजकुमार, रविंद्र कुमार, बताओ बेटा, आवाज़ सब और वीडियो क्लियर है? सब क्लियर है। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ा था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा था, परपथ में टर्मिनल विभवांतर पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे कुछ रिलेशंस जो है मैथमेटिक्स या जो भी उसको रीड करते हैं। आइए अपनी स्क्रीन पर हेडिंग रहेगी सेल का विद्युत वाहक बल, कामा टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इनके बीच हमें रिलेशन निकालना है। ई टर्मिनल विभवांतर V और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि माना कि कैपिटल ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध का सेल किसी बाह्य पथ कैपिटल आर के साथ चित्रानुसार जुड़ा है। देखिए, सेल हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और ये बाह्य परिपथ में किसी रेजिस्टेंस के साथ, ये मान लो की लगी हुई, कुंजी लगी हुई है, प्लग लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कैपिटल के साथ इस प्रकार से जुड़ा है। इसका ये टर्मिनल प्लस, ये माइनस। ये विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन उस दिन हमने बताई थी, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। अब इसको हम ऐसे सेल की कंडीशन बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सेल है पूरा। अब ये क्या है? एक सेल है, ठीक। इसके वोल्टेज को नापने के लिए मान लो यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर। अब ये सेल धारा दे रहा है I, और ये I धारा इस तरीके से होते गुजरते हुए पुनः ऐसे चल रही है इस तरीके से। ये टर्मिनल है, ये इस तरीके का सर्किट बना लिया। इसी से हम लोग सिद्ध करने वाले हैं E, V और R में रिलेशन। तो बेटा देखो, सेल का विद्युत वाहक बल की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अब बेटा देखो, यहाँ पर सेल जो धारा देगा, ठीक, ये धारा इसके अंदर से भी गुजरेगी और ये बाह्य परिपथ कैपिटल R में भी जाएगी।
बाय रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर में भी जाएगी, इसके अंदर से भी गुजरेगी और बाय परपथ में भी जाएगी। तो इसका मतलब सेल यहाँ पर दो प्रकार से वर्क करेगा, एक इंटरनल वर्क यानी अपने अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो घोल है वो जो रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है उसके कारण उसको उस धारा को गुजारने के लिए उसके अंदर भी वर्क करना पड़ेगा और बाय परपथ में भी वो वर्क करेगा। ठीक, तो दो वर्क होंगे इसके सेल के, एक इंटरनल वर्क और एक बाय वर्क। ठीक है, अब इसको समझते हैं। आइए, सेल का विद्युत वाहक बल ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और इसके सिरों पर वोल्टेज यहाँ पे हमने मान लो वोल्ट मीटर लगाया है तो भी मान लेंगे। अब देखिए इसके अंदर का वोल्टेज मान लो वी डैश है, जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा इससे धारा गुजरेगी तो सभी बच्चे जानते होंगे यहाँ पर भी एक वोल्टेज स्थापित हो जाएगा जिसको हम लोग विभव पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव पतन। ठीक, तो आइए हम देखते हैं सेल द्वारा आंतरिक परपथ या सेल द्वारा सेल के भीतर किया गया कार्य। सभी बच्चे ध्यान से देखें, W इसको इंटरनल लिख देते हैं, W इंटरनल, इसके अंदर वोल्टेज मान लो V डैश Q आवेश जा रहा है सभी में, ठीक है, और यदि T समय में Q आवेश जा रहा है तो इसी के स्थान पर IT हो जाएगा, क्या? IT, क्योंकि Q इक्वल टू IT, इसलिए W इंटरनल इक्वल टू V डैश IT। ये ध्यान रखें, V डैश IT। अब क्या है, V डैश इक्वल टू यहाँ पर, यहाँ ये V डैश है तो जब इसके सिरों का V डैश, इसमें धारा आई जा रही, इसका प्रतिरोध है R, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, परंतु V डैश इक्वल टू I स्मॉल r, तब W इंटरनल इक्वल टू I स्क्वायर RT। इक्वेशन डाल दीजिए फर्स्ट। अब सेल द्वारा, अब यही धारा आके यहाँ आ गई तो सेल द्वारा मान लो इसके सिरों का जो वोल्टेज था वो V है ये, तो सेल द्वारा परिपथ में किया गया कार्य W एक्सटर्नल मान लो इक्वल टू VQ, इसके लिए V मान लिया तो VQ, ठीक, और Q बराबर क्या है, IT, तो VIT। इसको इक्वेशन डाल लो सेकेंड। तो अब बेटा ये दो कार्य जब कर रहा है, आंतरिक भी वर्क कर रहा है, बाह्य में भी कर रहा है, तो इसका मतलब इसने कुल कार्य कितना किया, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य W इक्वल टू W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल, टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो W इंटरनल क्या हो गया, I स्क्वायर RT प्लस W एक्सटर्नल क्या हो गया, VI। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझते चले जाएं, बहुत ज़्यादा कोई जटिलता नहीं है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, W इक्वल टू, यहाँ से बेटा IT कॉमन ले लीजिए, तो जब आपने IT कॉमन ले लिया, ठीक है, IT क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा, IR प्लस V। समझ रहे हो, ये V जो है ये टर्मिनल विभवांतर है। अब IT को चूंकि हम पहले से Q बराबर IT लिखते थे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, या ऐसे कर लीजिए W अपॉन IT इक्वल टू
आई आर प्लस वी, चूंकि Q इक्वल टू आई टी है, इसलिए W अपॉन Q इक्वल टू आई आर प्लस वी। अब ये W अपॉन Q क्या है? विद्युत वाहक बल की परिभाषा से E इक्वल टू W अपॉन Q, देन इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू आई आर प्लस वी, या V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये मिल गया सॉल्यूशन। टर्मिनल विभवांतर ये हो गया आपका टर्मिनल विभवांतर, ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, और ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, ये संबंध हो गया विद्युत वाहक टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आर में संबंध। ये रिलेशन तब है जब सेल ये धारा दे रहा है। अब हम कभी कभी सेल को क्या करते हैं, हम आवेशित करते, चार्ज करते हैं। जैसे बैटरी है मोबाइल में लगी है, जब धारा दे रही है तब V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। और जब बेटा क्या करें, उसको आवेशित करें, ठीक है, सेल को, ये एक नोट में आप लिख सकते हैं, सेल को आवेशित करने में, सेल को आवेशित करने में या सेल को आवेशित करने पर V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, सेल जब डिस्चार्ज हो तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, सेल आवेशित हो रहा हो तो V इक्वल टू ई प्लस आई आर लिखेंगे। तो ये हो गया इसका रिलेशन। अब इसके बाद इसी में देखो कुछ बातें और, जैसे मान लो हम यहीं से इसी रिलेशन को आगे बढ़ाएं कि सेल द्वारा दी गई कुल धारा या परिपथ में कुल धारा, तो यहीं से बेटा हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो आई आर इक्वल टू, इसको डाल सकते हो इक्वेशन थर्ड, ठीक, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, तब आई इक्वल टू हो जाए ई माइनस वी अपॉन आर। ठीक है, क्या बन जाएगा, ई माइनस वी अपॉन आर। इस कंडीशन से, समझ रहे हो, इस कंडीशन से ये बन जाएगा कि आई इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर बन जाएगा। ठीक, और अगर हम यहीं से देखो दूसरे रिलेशन की बात करें, जैसे इसी से एक ये हो गया, ये इधर ले आए तो आई आर हो गया, ई माइनस वी उधर हो गया और ये इधर निकल आया। ठीक है, और यदि इसी में अब हम आर के पदों में निकाल लें, ये तो हमें टर्मिनल पे विभवांतर ज्ञात हो तब ऐसा हो जाएगा। अब इसी के लिए रिलेशन देखो क्या होता है कि यदि V इक्वल टू आई कैपिटल आर है, तो जब बेटा यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये इस वाले से, तो इससे फिर एक बार लिख दो इक्वेशन थर्ड, आई की जगह पर कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई, तो इससे रिलेशन बन जाएगा आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई, तो आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगी कुल धारा। एक रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं,
एक रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। जब टर्मिनल विभवांतर दिया जाए तो ये फार्मूला, जब बाह्य प्रतिरोध दिया जाए तो ये फार्मूला। ठीक, अब इसके बाद उसने कहा कि बाह्य प्रतिरोध, अब एक और रिजल्ट, बाह्य प्रतिरोध के पदों में आंतरिक प्रतिरोध का मान। तो इसी से देखो, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। बाह्य प्रतिरोध के पदों में, बाह्य प्रतिरोध के पदों में आंतरिक प्रतिरोध का मान, इसको R लिख दिया। तो अगर हम इसी में रिलेशन, अब देखो इसी में समझो, इसी में आप लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल R इक्वल टू क्या हो सकता है, कैपिटल R इक्वल टू, देखो ये सॉरी स्मॉल r इक्वल टू, इसको चाहो तो इक्वेशन 4 डाल दो। ठीक, तो बस बन गया फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, ये I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R है। तो ये स्मॉल r का हमें चूंकि मान निकालना है, तो स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन I, चूंकि I इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन कैपिटल R, चूंकि R के पदों में निकालना है। तो यहाँ पर जब लिखा, इसलिए R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V बटे कैपिटल R, ये चला जाएगा ऊपर, अंदर आ जाएगा E माइनस V अपॉन V। अब इसको भाग दे के लिख दो, तो R इक्वल टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1, ये एक सूत्र बन जाता है आंतरिक प्रतिरोध का। देखो बाह्य प्रतिरोध के पदों में जब R का मान आप निकालेंगे तो देखिए ये वाला समीकरण, चूंकि हम लिख देंगे, चूंकि परपथ में धारा I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R स्मॉल r, तो इससे R बराबर हो गया E माइनस V अपॉन I बराबर हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन R, तो स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन कैपिटल R चला गया ऊपर, तो E माइनस V अपॉन V, अर्थात स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1। तो ये रिलेशन मिल गया बाह्य प्रतिरोध का। ठीक, ये कुल धारा का और ये टर्मिनल विभवांतर का। और ये ध्यान रखिए, जब सेल आवेशित हो, ठीक है, चार्ज किया जाए, तो V इक्वल टू E प्लस IR। तो ये था टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। बेटा यहाँ दो प्रकार से कार्य निकाला जाएगा, एक तो अंदर का सेल के अंदर, ठीक, और बाह्य परपथ में। सेल के अंदर जब कार्य ज्ञात किया तो उसके अंदर R के सिरों का जो स्मॉल r लगा है, उसके अंदर का जो विभव है, पोटेंशियल है, वो V डैश मान लिया। तो V डैश क्यों, यहाँ पे वैल्यू रखी, ठीक, तो W इंटरनल इक्वल टू I स्क्वायर RT मिला। सेल द्वारा बाह्य परपथ में यानी यहाँ किया गया वर्क, तो VQ, तो VIT मिला। चूंकि टोटल वर्क निकालना है सेल का, तो उसमें दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्ट हमारे सामने आ गया V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, जब आवेशित हो सेल तो V इक्वल टू E प्लस IR। ध्यान रखिए कि विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन होती है, जो निर्दिष्टता होती है, वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक, सब क्लियर हो गया होगा। बताइए किसी कोई समस्या हो बच्चे, बोलो। पंकज, सचिन, कुलदीप, साहू, बताइए। रविंद्र कुमार, किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी करिए। सॉरी, जल्दी बेटा बताओ, जल्दी बताओ। सब क्लियर हो गया कुलदीप? हाँ बढ़िया। शुभम आ गया? चलिए फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, चलिए ठीक, बहुत अच्छा।
अब आगे चलते हैं सेलों के संयोग पर। सेलों के संयोग, ये भी एक अच्छे टॉपिक हैं, या सेलों का संयोजन लिख दीजिए, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन। ठीक, तो सेलों, एक से अधिक सेलों को अगर मिला दें तो उससे क्या बन जाती, बैटरी। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे, उसी को पढ़ेंगे। तो सेलों का संयोजन यहाँ हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक, सीरीज में। तब मान ले बेटा कि ई विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के एन सेल चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 का हमने माना है, सभी का एक जैसे मान लीजिए, ऐसे। इस तरीके से। अब ये जो है कहाँ तक चले गए, एन तक, तो डॉट 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 करके ऐसे ऐसे मान लोगे। ठीक है, इन सबके विद्युत वाहक बल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, इस पे स्मॉल आर, इसका विद्युत वाहक बल ई, इस पे स्मॉल आर, इसका विद्युत वाहक बल ई, इस पे ई, इस पर ई। ठीक, और ये मान लो किसी बाह्य परपथ में कोई कुंजी लगा दो, ऐसे की लगा दीजिए और एक रेजिस्टेंस डाल दीजिए बाह्य परपथ में, ऐसे ये धारा भेज रहे हैं। ठीक, इस पर रेजिस्टेंस है आर, ये सभी मिला के मान लो आई धारा भेज रहे हैं, यहाँ पर आई धारा आ रही है, कितनी, आई, ये, और फिर इस प्रकार से ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये मान लो एन सेलों की एक बैटरी लगी है, किसकी लगी है, एन सेलों की, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है। ठीक, और ये बाह्य प्रतिरोध में धारा आई भेज रहे हैं, कितनी धारा भेज रहे हैं, आई, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे सभी। तो आइए इसका हम पहले, सबसे पहले देखिए, तुम लोगों ने अभी परपथ में धारा का सूत्र पढ़ा है जब आर के पदों में, तो परपथ में धारा क्या होती है, ठीक, परिपथ में कुल धारा आप लोगों ने पढ़ा I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, ये पढ़ा। तो इसका मतलब होता है I इक्वल टू परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, चाहे जितने लगे हों, ये सूत्र रहेगा। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये सूत्र हमें ये बताता है। तो इसको हम डाल लें समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो अब हम इसमें निकालें चित्रानुसार परिपथ का कुल प्रतिरोध, सॉरी, कुल पहले निकालें विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो कुल आप जब निकालेंगे विद्युत वाहक बल, तो देखो सबके ई हैं, ठीक है, सबके ई हैं। तो और कितने सेल लगे, एन सेल। तो जब बेटा एन सेल लगे हैं तो क्या हो जाएगा, एन इंटू ई, एक का विद्युत वाहक बल ई, तो एन के कितने हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध देखो, ये और ये जितने भी पहले ये लगे हैं, कुल पहले निकाल लो आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध।
ठीक है, आर डैश मान ले रहे हैं, तो एक का आर है और इस तरीके से एन लगे हुए हैं, तो सभी का जब श्रेणी क्रम में आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 होता है, समांतर क्रम में वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस डॉट डॉट होता है। तो यहाँ वन अपॉन आर प्लस आर प्लस कहाँ तक, एन पदों तक, तो क्या लिखा जा सकता है, एन आर। ठीक, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। तो अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, कुल प्रतिरोध, ठीक है, इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एन आर। क्लियर, तो ये हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही बस समझना, अगर ये समझ गए तो बस इसमें कुछ नहीं। आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, कुल परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल एन ई अपॉन कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस एन आर, ये परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान हो गया, यानी कैपिटल आर से होकर इतनी धारा गुजरेगी। ठीक, इतनी धारा इस प्रकार से निकलेगी। अब इसमें देखो कुछ विशेष स्थितियां बनेगी, यानी कब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, कब नहीं जोड़ना चाहिए। विशेष स्थितियां, नंबर एक, यदि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन एन आर, अगर कैपिटल आर का मान एन आर की तुलना में बहुत बड़ा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब प्लस में कोई वैल्यू लिखी है, तो जब एक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और एक वैल्यू बहुत कम हो, तो जो कम वैल्यू वाली वैल्यू होती है उसको हम नेग्लेक्जिबल मान लेते हैं। ठीक, तो इसमें एन आर जब कम है तो इसको आप क्या मानोगे, नेग्लेक्जिबल मान लोगे, बेकार हो गया, तो इसको इस टर्म से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए तब आई इक्वल टू एन ई अपॉन मिल जाएगा आर, एन ई अपॉन आर। ठीक है, ये परिपथ में धारा इस तरीके से बहेगी। अब इसके बाद दूसरी शर्त अगर लें, तो सेकंड शर्त में कि यदि कैपिटल आर इज लेस देन एन आर, तो जब हमने कैपिटल आर का मान एन आर की तुलना में बहुत नगण्य मान लिया, तो हम आर को छोड़ देंगे। ठीक है, तब आई इक्वल टू मिल जाएगा एन ई अपॉन एन आर, या एन से एन कैंसिल हो गया, यानी आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो अब बेटा देखो इसमें क्या है, ये सर्किट जब ऐसा लगा है ऐसा, तो इसमें जितने भी सेल आपने जोड़े हैं, चाहे 1000 सेल आपने जोड़ दिए, तो एक सेल के द्वारा जो धारा है ई अपॉन कैप स्मॉल आर, ठीक है, ई अपॉन स्मॉल आर जो धारा है, वही धारा सभी सेलों से मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो, यानी कि बाय रेजिस्टेंस का मान तुम्हारे इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत कम है, तो फिर परिपथ में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, श्रेणी क्रम में लाभ लेना है तो बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक, आंतरिक रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए, तब सेलों को हमें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी में। तो ये बेटा श्रेणी क्रम की स्थिति है। समझ गए होगे कि यदि आर का मान जब बहुत ज्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो हमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर लाभ लेना चाहिए, और अगर ऐसी शर्त है तो फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, चाहे तुम 50, 100, 1000, 2000, 10,000 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो जो सेल एक धारा देगा वही सब धारा देंगे, अगर ये कंडीशन है तो। ठीक, अब इसमें देखो एक रिजल्ट और होता है कि परिपथ में जो मैक्सिमम धारा होती, अधिकतम धारा, इससे परिपथ में कभी कभी ये पूछ दिया जाता, परिपथ में अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा के लिए आर की वैल्यू
जीरो के सन्निकट होनी चाहिए, आर बिल्कुल नगण्य होना चाहिए। उस स्थिति में आई मैक्सिमम इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर, ये रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, जब वायर रेजिस्टेंस लगभग नगण्य हो, ठीक, उस समय सेल द्वारा दी गई अधिकतम धारा जो होगी वो आई मैक्सिमम इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है, समझ रहे हो। और ऐसे जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो उसके लिए ये आया कि जो एक फैल धारा देता वही 1000 फैल धारा देते, तो इसका मतलब इस क्रम में हमें इस स्थिति में श्रेणी क्रम में सेल जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। समझ गए होगे ये। अब आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सभी बच्चे समझ गए? अगर किसी को दिक्कत हो तो वो तुरंत कमेंट में लिख दे, मैं सामने देख रहा हूँ। अब एक इंटरेस्टेड टॉपिक ये होने वाला है कि अभी हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, अब हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ के रखेंगे श्रेणी क्रम में, लेकिन जब सेलों के, ये मान लो मैं पहले वाले में पार्ट ए मान लो, इसको मान लो पार्ट बी, जब सेलों के विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो। अब इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता, भिन्न भिन्न हो, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो हम मान लिए, देखो 2 सेल ले लिए, एक ये, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 ले लिए, 2 से जो रिजल्ट मिल जाएगा वही सबसे मिल जाएगा। ये टर्मिनल है ए, ये है बी, और ये है सी। इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका विद्युत वाहक बल है E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। और उसमें एक और बात ध्यान रखना कि जब ये कॉम्बिनेशन था, याद आ गया अभी, कि जैसे इस तरीके से ये सेल जुड़े, और अब इसमें एक प्रश्न कर दे, इसका टोटल विभवांतर है V, और इसमें आपसे प्रश्न कर दे कि प्रत्येक सेल का टर्मिनल विभवांतर बताइए, तो उसमें बेटा प्रत्येक, जब समान वाली बात हो, ठीक है, तो प्रत्येक सेल का विभवांतर V डैश इक्वल टू V अपॉन N हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, V डैश इक्वल टू V अपॉन N, प्रत्येक के लिए जितना V होगा उसमें N का भाग लगा देंगे, प्रत्येक का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखो। अब आओ इसमें, अभी आपने समान के लिए पढ़ा था, अब आप पढ़ें असमान के लिए। मान लो ऐसा सवाल में आ गया कि असमान, अभी मैं बताता हूँ एक सवाल, इससे बहुत कंफ्यूजन करता आप लोगों को। तो देखिए, इसके सिरों का जो विभवांतर होगा ये ध्यान दो, ये वाला, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा मान लो VA माइनस VB, और ये लिखा जाएगा VB माइनस VC। ठीक, और टोटल जो है वो हम उसके बाद में दूसरे फिगर में प्रदर्शित कर लेंगे। तो देखो, अब टर्मिनल विभवांतर हम लोग निकालते, जैसे इसका टर्मिनल विभवांतर तो इसका टर्मिनल विभवांतर, ठीक, समझना बात ध्यान से, इसका और इसका। तो जब हम इसका लिखेंगे, यानी कि सेल E1 के लिए, ठीक है, तो VAB मान लीजिए, VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस I। मान लो अब ये सेल्फ जो है धारा दे रहा है I, या I1 मान लीजिए, धारा दे रहा है, कुछ भी रिजल्ट लिख सकते हैं, I1 मान लेंगे,
ठीक है। अब जैसे एक टर्मिनल लगा है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान है, तो आई मानिए आई आर, ये हो गया। इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। यहां देखो इसके और इसके बीच में सेल E2 के लिए वी बी सी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ, E2 माइनस आई आर टू, इक्वेशन सेकेंड। ठीक। अब हमें मान लो पूरे का निकालना हो यहां से यहां तक एक साथ, तो ये मान लो है तुम्हारा V ऐसे। ठीक है, तो पूरे का जब निकालोगे तो क्या होना चाहिए, वी ए माइनस वी सी, क्या होना चाहिए, वी ए माइनस वी सी। तो वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करें, ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो क्या लिखोगे देखो, वी ए माइनस वी बी ये वाले टर्म, ये वाले प्लस वी बी माइनस वी सी इक्वल टू, अब ये राइट हैंड का E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। ठीक है, तो अब यहां से ये तो टर्म कैंसिल हो गया, यानी वी ए माइनस वी सी इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2 और माइनस आई हो गया बाहर R1 प्लस R2। ये बेटा क्या है, टोटल विभवांतर V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। तो अब देखो इसको डालो इक्वेशन थर्ड। अब क्या करो, इन दोनों सेलों की जगह पे मान लो कल्पना करो कि अब एक सेल आ गया, एक ये A और C के बीच में, जिसका विद्युत वाहक बल है E और आंतरिक प्रतिरोध है R और इसका विभवांतर है V। तो इसके लिए बेटा क्या लिखा जाएगा, देखो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर ये धारा आई दे रहा है, यहाँ पर आई धारा प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डालो इक्वेशन 4। अब कंपेयर कर दो 4 एंड थर्ड, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4। तो जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर थर्ड एंड 4 कंपेयर करो तो देखो ये वाला टर्म, ये तो वही लिखा है, ये वाला टर्म E1 प्लस E2 किसके बराबर हो जाए, E के बराबर, यानी E इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2। R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। ठीक है, तो जब बेटा श्रेणी क्रम में सेल भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बलों के जुड़े हुए हैं तो उनका कुल विद्युत वाहक बल हो जाता है E इक्वल टू E1 प्लस E, जितने हो चाहे जितने हो, और कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब प्रश्न एक यहाँ पे ये बनता है डाउट वाला, अब ये तो ऐसे जुड़ा है, आप डायरेक्ट लगा देंगे कुल विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2, यानी कि जब एक सेल का धन इलेक्ट्रोड दूसरे के ऋण इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, अगर मान लो इनमें से कोई एक सेल अपोजिट हो जाए, उसको भी समझो, ये प्रश्न पूछा जाता है अपोजिट हो जाए, ये है, अब ये अपोजिट हो गया, ऐसा आ गया, तो ये E1 R1 और ये E2 ये R2। ठीक है, ये तुम्हारा A, यहाँ कहीं B, ये C, और टोटल है V, टर्मिनल विभवांतर। तो अब बेटा इसमें देखो कि यदि कंडीशन रहेगी कि यदि E1 का मान E2 से बड़ा है, तो इसके लिए हम रिजल्ट लिख सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल E इक्वल टू E1 माइनस E2,
और आंतरिक प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1 आप लिख देंगे। ठीक है, तो याद रखिए अगर सेल जो है उसकी ध्रुवता बदल दी जाए परपथ में तो उनमें से एक दूसरे से रिजल्ट माइनस में हो जाएंगे, जो बड़ा होगा उससे कम वाले को आप हटा देंगे, माइनस रिजल्ट मिल जाएगा अगर हम इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 यदि E1 इज ग्रेटर देन E2 और R के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया बेटा, जब भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बल के सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तब उसके लिए ये रिजल्ट। अब यहीं से आप लोग अगर धारा का मान लिखना चाहो इसी से तो I इक्वल टू, अब मान लो सपोज करो इसने इस बाय रेजिस्टेंस ऐसे इसमें धारा भी भेजी है कैपिटल R में, तो जब इसमें धारा भेजी तो I इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन कैपिटल R और प्लस R1 प्लस R2, ये रिजल्ट बन जाएगा परपथ की कुल धारा। ठीक है, समझ गए होगे सभी? बताइए बेटा जल्दी, श्रेणी क्रम का सभी समझ गए? मनीष, अनुराग, जल्दी बताओ बेटा। राजकुमार, नीरज, रविंद्र, शशांक सचान, कुलदीप साहू, उमंग यादव, बढ़िया। अगला टॉपिक बताया जाए। प्रांजल, सचिन पढ़ता नहीं है, पढ़ा करो। समीर, चलिए सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग समांतर क्रम में पढ़ेंगे, दोनों का एक साथ पढ़ेंगे, भिन्न भिन्न वाला भी और एक समान। दूसरा क्रम है समांतर क्रम में। ठीक है, इसमें हम एक कंडीशन लिख दें, जब सेलों के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध समान है, समान है। तो देखो इसमें मान लेंगे कि माना कैपिटल ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के एन सेल चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं, जो कि परपथ में जुड़े बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में आई धारा भेज रहे हैं। तो अब देखो कैसे इनको समांतर क्रम में किसी भी तरीके, जैसे मान लो ऐसे माना लो, ऐसे करके एक सेल ये बना लीजिए। ठीक, दूसरी सेल यहाँ लगा लीजिए ऐसे, तीसरी सेल यहाँ लगा लीजिए ऐसे, और फिर इसमें डॉट 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 एक सेल यहाँ लगा दीजिए। किसी भी तरीके का सर्किट आप लोग बना सकते हैं, बस रहना चाहिए पैरेलल। ठीक, ये हो गया ऐसे, और ये आ गया बाय परपथ। यहाँ पर एक कुंजी लगा दो के और एक बाय रेजिस्टेंस लगा दो, ऐसा संयोजन। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस पे आर, ये प्लस माइनस, इस पे आर, विद्युत वाहक बल ई और इसका भी ई। ठीक, अब ये सब सेल जो है जब समान के हैं तो कुल मिला के धारा एक समान ही दे रहे हैं, तो जब सब मिल गए तो यहाँ पे धारा मान लीजिए आई, ये आई धारा रेजिस्टेंस कैपिटल आर में भेज रहे हैं।
इसके बाद यहाँ से आई धारा इस सर्किट में प्रवेश कर जाएगी। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। अब बेटा समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल जब निकालेंगे तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो प्रत्येक सेल के लिए ई हो जाएगा और इसका टोटल भी ई ही होगा। ये याद रखें, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसलिए विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, समान। तो इसमें ई लिखा जाएगा कैपिटल ई, ठीक, का भी कैपिटल ई, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका मतलब पूरे का भी कैपिटल ई, ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तो इसमें 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 कहाँ तक, ठीक है, यानी कि n पदों तक इसको लिखना है, ऐसे लिख दो, प्लस ये डॉट 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 n पदों तक। तो अब बेटा इसमें क्या बन जाएगा, अरे निखिल यादव प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं इसका आंतरिक ना लिखोगे। टोटल प्रतिरोध, अब बच्चे लिख नहीं रहे हो, चलिए तुम लोग लिख नहीं रहे हो। इसमें क्या होगा, ये सामने लिखा हुआ n पदों तक जब ये सीरीज निकालेंगे, हाँ कुलदीप साहू बहुत अच्छे लिखा, n/r लिखा है। चलिए रॉबिन, n/r, मैंने कहा था कि r इसको जब लिखना है, प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखो इसकी, जल्दी करो बेटा जल्दी करो। हाँ अब सचिन सही आया, कुलदीप साहू बेटा गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये लड़के उमंग ये भी गलत कल से कर दिया क्या, कुलदीप का देखकर। सचिन ने सही लिखा है, राजकुमार लिख नहीं रहे हो। एक बात ध्यान रखिए, सभी बच्चे अपने नाम से ही आईडी जनरेट करें, नाम अपना ही रखें तो पता चल जाए कि कौन क्या है, नहीं तो किसी का गार्जियन का नाम आ जाता है, किसी का तो पता नहीं चलता। रविंद्र कुमार बिल्कुल सही, ठीक, तो सब सही लिख रहे हैं। जब इसको हम n पदों तक निकालेंगे तो r' इक्वल टू बन जाएगा बेटा, यानी कि जो 1/r' होगा वो बनेगा n/r और r' इक्वल टू हो जाएगा r/n, ठीक। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो है वो r/n हो गया, और बाह्य प्रतिरोध, अब जब टोटल निकालना है बाह्य प्रतिरोध में r है, ठीक। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस r/n। अब ये हम बेटा इसमें रख देंगे, पुटअप कर देंगे। तो जब हम पुटअप करेंगे किसमें, ठीक है, तो लिखते हैं परिपथ में कुल धारा। तो कुल धारा के लिए जब आप निकालेंगे
I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा E, और कुल प्रतिरोध आ गया कैपिटल R अपॉन, ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n। समझ रहे हो? इसको अगर और सॉल्व करके लिख सकते हो, मान लो एंटर कर दीजिए, तो I इक्वल टू बन जाएगा एन ई अपॉन एन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो अब इसमें कंडीशन पुटअप करिए, विशेष स्थितियां क्या बनेगी? विशेष स्थितियां बन जाएंगी, देखो विशेष स्थितियां नंबर 1, यदि R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, वही शर्त लगाइए, यदि R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तो स्मॉल r को आप नेग्लेक्टेबल मान लेंगे। तो स्मॉल r को जब आपने नेग्लेक्टेबल मान लिया, तब I इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? कैपिटल E अपॉन R, ये मिले कैपिटल E अपॉन R। दूसरी शर्त में यदि R इज लेस देन स्मॉल r, ठीक, तो इसको नेग्लेक्टेबल मान लेंगे तो क्या मिलेगा? तब I इक्वल टू आपको मिलेगा एन ई अपॉन स्मॉल r। तो आप समझ गए होंगे, सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर प्राप्त धारा, अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी देखो, जब वहां पर रिलेशन लिखे थे और यहाँ के रिलेशन, दोनों के रिलेशनों को पेयर करेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ने का लाभ हम कब प्राप्त करेंगे? ठीक है, जोड़ने का लाभ यहाँ से मिलेगा कि यदि बाय रेजिस्टेंस का मान जब आंतरिक रेजिस्टेंस की तुलना में, आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में नगण्य हो, ठीक है, तो उस समय सेलों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो लाभ होगा, ठीक। और यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में जब बेटा बहुत अधिक है, तब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो अब बेटा इसमें भी देखो, जैसे सबके लिए यहाँ पर इसका टर्मिनल विभवांतर पूरे सबका एक समान रहेगा, विद्युत वाहक बल सभी में समान रहते हैं। अब बात आती है कि धारा कैसे निकालोगे? तो जब सबका रेजिस्टेंस और विद्युत वाहक बल समान है और n सेल जुड़े हैं, तो प्रत्येक सेल से प्राप्त धारा लिखें, तो प्रत्येक सेल से प्राप्त धारा I डैश इक्वल टू I अपॉन n लिख दोगे, ठीक है। तो ये सूत्र अगर मान लो पूछ दे कि प्रत्येक सेल में धारा कितनी बह रही है, तो प्रत्येक सेल में I अपॉन n, जितनी टोटल है, टोटल में n का भाग लगा देंगे, प्रत्येक सेल की धारा मिल जाएगी, ठीक बेटा, ये हो गया। अब इसी में हम लोग मान चलिए ये फिगर है, ठीक है, या अलग ले लेते हैं बी पार्ट, यानी कि जब सेलों के विद्युत वाहक बल, अब इस पॉइंट को सभी बच्चे ध्यान से देखें, अब ये आप लोगों को अलग से एक लग रहा होगा कि अलग से पॉइंट पढ़ा हो तो अलग से मिल रहा, सेलों के विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न है। कैसे? भिन्न, ठीक। अब इसमें हम केवल 2 सेल का ही समझ लेते हैं, 2 का समझ लोगे तो अपने आप आगे का आ जाएगा। तो जब भिन्न भिन्न होंगे बेटा, तो भिन्न भिन्न धारा भी देंगे, ये सब बातें इसको आप लोगों को समझ के चलना है। ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, दोनों को हमने समांतर क्रम में ऐड कर दिया, ठीक। ये टर्मिनल हमारा ए, ये टर्मिनल मान लो बी, ठीक है। ये इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक। इस तरीके से हमने एक समायोजन लिया। अब देखो, ये पहला वाला सेल ये धारा दे रहा है I1, और ये दूसरा वाला सेल ये धारा दे रहा है I2, तो टोटल धारा यहाँ पे आ गई I, और जब ये सर्किट में राउंड करके आएगी तो भी यहाँ से
आई ही प्रवेश करेगी। ठीक है, तो यही है। इसके अंदर हमने क्या किया, अलग अलग मान लिए, भिन्न भिन्न मान लिए। तो अब रिजल्ट, अब उसमें ये रिजल्ट है, ये देखना है कि कुल धारा का मान हम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, या इनके लिए विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होना चाहिए, ये रिजल्ट। यानी जब अगर भिन्न भिन्न है, समान थे, तब कुल विद्युत वाहक बल ई हो गया। अब मान लो अलग अलग है, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ठीक, और कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो ये सब हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आइए देखिए, तो जब बेटा ये धारा दे रहा है ये, अब एक बात ध्यान रखो कि समांतर क्रम में वोल्टेज जो होता है वो समान होता है, ये आपको याद रखना है। तो टर्मिनल वोल्टेज, भली सेल अलग अलग लगे हैं, लेकिन परिणामी जो वोल्टेज होगा वो सबका एक समान होगा। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज और इसका टर्मिनल वोल्टेज एक समान है। तो इसका मतलब ये है कि जब बेटा हम इसके लिए लिखें, इसके लिए, ठीक है, सेल, ध्यान दें, सेल E1 के लिए, तो जब हम सेल E1 के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू E1 माइनस I1R1, ये तो सभी जानते हो। अब इसी से अगर हम इससे बहने वाली धारा निकाल लें तो क्या लिखी जा सकती है, देखो ये इधर लाए, ये उधर ले जाए, तो I1, ठीक है, इक्वल टू E1 माइनस, ये ध्यान से, E1 माइनस V अपॉन R1, ये I1 का मान आ गया। इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। इसको जब सॉल्व किया, अब सेल E2 के लिए, यानी दूसरा जो सेल लगा है परिपथ में, उसके लिए टर्मिनल विभवांतर वही रहेगा समांतर क्रम में। तो V इक्वल टू, यहाँ आप क्या लिखोगे, E2 माइनस I2 R2, तो यहाँ से बेटा I2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I2 इक्वल टू मिल जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन सेकंड। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे। इसके लिए V और इसके लिए V, ये सूत्र भी निकाला, V इक्वल टू E माइनस IR, उसी के आधार पे ये लिख रहे हैं। ये दोनों धाराएं बेटा जुड़कर I1 प्लस I2, यहाँ आई, यहाँ आई, और इसके बाद ये I बन गई। ठीक, तो चूंकि I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसलिए ये दोनों धाराएं अब आप यहां जोड़ लीजिए, E1 माइनस V अपॉन, ठीक, बटे R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब ये मैं हटा दे रहा हूं। अब क्या करेंगे, I इक्वल टू सॉल्व करेंगे। देखो सभी बच्चे सॉल्व करें इसको, सभी बच्चे सॉल्व करें, आलस बना बैठे बेटा, आलस बनाई, सभी सॉल्व करना है। R1 R2, प्रांजुल नहीं दिखाई दे रहा है, सो गया क्या, निखिल यादव, सब बिल्कुल ओके होके बैठे रहिए। आई यहाँ पे एलसीएम हो गया R2, R2 का इसमें मल्टीपल E1 R2 माइनस, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं, V R2 प्लस इसका इधर, ठीक है, तो E2 R1 माइनस V R1 हो गया। अब इसमें देखो क्या बनेगा, I इक्वल टू, ऊपर ही ये E वाले टर्म एक साथ कर लो, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, इससे कॉमन बन जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ध्यान देते हैं, ये वाला टर्मिनल इधर ले आओ, ये, तो जब बेटा ये इधर ले आओगे तो I R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2।
ये वाला टर्म अब इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ, ट्रांसफर करना है, वोल्टेज हमें निकालना है। जो आपने समान माना है वो होता क्या है सभी से, तो ये जब आप इधर ले आएंगे, ठीक, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हम इधर लाएंगे, फिर उसको उधर ले जाएंगे और पूरे का भाग लगा देंगे इतना, ये E1R2 प्लस E2R1 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा I R1R2 और पूरे के बटे हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग, V इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हो ना सभी, ऐसे तो लिख ही सकते हो। I R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको डाल दो इक्वेशन थर्ड। इतना बताओ बच्चों, सभी को समझ में आ गया? अगर एक एक स्टेप लेके चलोगे तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हमें किया, हमने इससे पूरे का वोल्टेज निकाल लिया इसका, ठीक। अब आइए इसके बाद आगे, पूरे का वोल्टेज आ गया, समझ में आ जाया करे तो प्रत्येक टॉपिक में लिख दिया करो यस, क्लियर, जी, जो भी लिखना है वो आप लोग लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब देखो ये हो गया, ये रिजल्ट आया। अब क्या करें, इसके कंपैरिजन में अगर मान लो इन सबको मिला के एक सेल बन गया हो, ध्यान दो, इनके स्थान पर अब एक सेल आ गया हो, एक, ठीक, जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R हो, ये A, ये B और इसका टर्मिनल विभवांतर V, ठीक है। यदि इसमें लिख देंगे, यदि इन सबको मिलाकर एक सेल या इनका इक्विवेलेंट एक सेल बन गया है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तब बेटा के लिए टर्मिनल विभवांतर क्या लिखा जाए, इक्वल टू E माइनस आई आर लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? ये सेल टोटल धारा आई दे रहा है, लिखोगे? कंपेयर, अब इसको क्वेश्चन 4, कंपेयरिंग क्वेश्चन थर्ड एंड 4, यानी इसका हम कंपेयर करें, तुलना करें इसकी, तो तुलना करो बेटा, तो B है, इसके स्थान पर क्या लिखा है E, तो E इक्वल टू का मिल गया A1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि जब समांतर क्रम में सेल जुड़े हों भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बल और भिन्न भिन्न आंतरिक प्रतिरोध के, तो उन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। तथा जब आप इसकी तुलना कर रहे हैं R की, तो R बराबर मिल गया R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये आप जानते हो समांतर क्रम में 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिखा जाता है। तो R1 R2 जब एलसीएम हो गया तो ऊपर R1 प्लस R2, तो R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक, क्लियर? सभी को बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होता है। अब आप लोग अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझते चले जाएंगे तो सवालों में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, ठीक, तुम जीत जाओगे जब, बिल्कुल। अब आइए देखिए, ये रिजल्ट मिल गए, ये सभी को क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करें कि मान लो हम इनका रेशियो निकालें, कि जैसे
टोटल धारा हमने प्रतिरोध आंतरिक आर निकाल लिया, और टोटल अगर हम करंट की बात करते हैं तो देखो इसका अनुपात अगर हम करें तो E/R इक्वल टू इसका इसमें भाग लगा, क्या बनेगा देखिए E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। R का जब आप भाग लगाएंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा ऊपर और R1 R2 हो जाएगा नीचे, तो ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल। ये इसके साथ आ जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 R2। अलग अलग आप भाग देके लिख देंगे तो यानी कि देखो ये पूरे परपथ के लिए कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब यही बेटा अगर n सेल जुड़े होते, n सेल, कितने सेल n, तो जब n सेल जुड़े होते तो यही रिजल्ट n सेलों के लिए E अपॉन R इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस En अपॉन R। ये उसके लिए रिजल्ट हो जाता, n सेलों के लिए यही रिजल्ट इस प्रकार से लिख दिया जाता। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे जब भिन्न भिन्न है तो इस प्रकार से हम रिजल्ट निकालते हैं। अब एक बात इसमें और बहुत गौर करने वाली है, तर्क बन रहा होगा आप लोगों का, आप लोगों को तर्क बनता है, पूछते नहीं हो। तर्क ये बन रहा होगा कि यदि ये वाला सेल ऐसा, ये जो सेल है अगर इसकी ध्रुवता बदली हो तो क्या होगा। मान लो अभी दोनों के धन इलेक्ट्रोड एक ही ओर है, अब एक का अपोजिट हो जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो फिर कुल विद्युत वाहक बल और ये सब आंकड़े कैसे हो जाएंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध तो जानते हो, प्रतिरोध में तो कोई प्लस माइनस का परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि बेटा अगर इसकी ध्रुवता बदल जाए, ठीक है, यह ध्रुवता ऐसी हो जाए जैसे देखो ये इधर मैं बना दे रहा हूँ, ये ए है, यहाँ पर एक टर्मिनल ये लगा, सॉरी एक सेल यहाँ लगा है, और ये वाला सेल जो है ये ऐसा लगा है, ऐसा, ठीक, ऐसा बन गया। अगर ऐसा सर्किट बन जाए, ध्यान से बहुत, R1 ये इधर I1 देगा और इसके लिए ये धारा का मार्ग हो गया I2, ये R2। तो जब बेटा ऐसा टर्मिनल लग जाए तो कुछ नहीं करना, आपको इस वाले फार्मूले में जो सेल टोटल विद्युत वाहक बल निकाला है, बस उसमें E2 की वैल्यू ऋणात्मक कर लेंगे। किसकी वैल्यू? E2 की। यहां से जो कुल विद्युत वाहक बल बनेगा वो इक्वल टू E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये बन जाएगा। ये ध्यान रखिए इस कंडीशन में। और आंतरिक प्रतिरोध जो बनेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बन जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे सभी बच्चे, ये क्लियर हो गया होगा। कोई प्रश्न अगर लेना हो तो आप बताइए, जल्दी से बेटा लिखें। क्लियर हो गया? एज ए फर्जी बेटा क्लियर ना लिखें बच्चे, जब तक समझ में ना आए तो टॉपिक को अच्छे से समझें। हालांकि बाद में भी वीडियो देख सकते हो आप लोग, ये एक अच्छी वो है फैसिलिटी कि आप लोग अगर एक बार अब नहीं समझ में आया, क्लास एक बार चला गया, क्लास चल गई तो दोबारा आगे वाला टॉपिक चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो अवेलेबल रहेगा, जब मन किया कि सेलों का संयोजन पढ़ना है तो वो वीडियो निकाल के सेलों का संयोजन पढ़ लिया। राविन उमराव, अनुराग कुमार, मयंक मिश्रा,
मयंक पढ़ रहा है, सो रहा है? मयंक, मनीष, अमित। चलिए, कल बेटा दिक्कत हो गई थी, कल जो है मेरा मोबाइल जो था ये इसका सॉफ्टवेयर चला गया था, तो कल दिन में जब सही कराया तो कुछ लड़कों से अगर ऐसा हो जाता है तो एक दो लड़कों की ईमेल आईडी मैंने ले रखी है, तो उसी पर अगले बार से, ठीक है, क्लास अब ऑफ नहीं होगी, उसी से मैसेज करा के तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। तो फिर आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा। अब अगले टर्म में हम लोग इसी के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने आज हम लोगों ने ये जाना कि सेल का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है और समांतर क्रम में होता है, ठीक है। तो समांतर और श्रेणी क्रम में आप लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से समान विद्युत वाहक बलों के लिए पढ़ा और भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बलों के लिए पढ़ा। तो ये जो परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो मैं बता दूं, वो भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बलों से बनेगा। अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये टॉपिक विशेष रूप से अगर एक बार आपने यहाँ आज देखा है, पढ़ा है, ठीक, तो दूसरी बार जरूर देखें। जब मैं वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा, अभी लाइव में है, थोड़ा वीडियो जब अपलोड कर दूंगा तो एक बार देखने से कुछ कम बातें क्लियर होती, दोबारा से फिर पूरा देखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आप लोग कभी भी इसमें डाउट में नहीं रहेंगे। और यदि फिर भी किसी का प्रश्न बनता है तो वो सीधे या तो व्हाट्सएप पर डाल दिया करें, ठीक है, या अपने इसी में कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर दिया करें। जैसे मान लो कुछ बच्चे प्रश्न व्हाट्सएप कमेंट्स बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप में पहले भेज दिया करो, तो मैं अगले दिन देख लूँगा। यदि उसका कोई वीडियो होगा तो मैं तुरंत सेंड कर दूंगा, ठीक है, नहीं होगा तो बोर्ड पे लाइव समय पर उसको बता दिया जाएगा, तो सबके लिए लाभ होगा। ठीक बेटा, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर आज सेशन समाप्त है, क्योंकि 7 बजे से आज का स्कूल की क्लास का भी टर्न है। कुलदीप साहू पढ़ रहे हो बेटा? चलिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। निखिल यादव, चलिए फिर।